जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो थर्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, उसके क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो वीडियोस की, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका मैंने सेपरेटेड वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, कुछ कमी रह जाए तो बताना, वो कमेंट में बताना। और कुछ भी दिक्कत हो, जहाँ समझ में ना आए उसको कमेंट में बताना, या फिर कुछ भी समस्या आपको स्टडी से रिलेटेड, है ना, आप कमेंट करो, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ना, ऊपर लिखा हुआ होगा 3.3 का। कह रहा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इसमें 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, 6 क्वेश्चन आपको भी दिख रहे होंगे। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 6 के 6 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना। उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो 6 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, और कुछ आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा आप कमेंट करना। उस क्वेश्चन का एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज है 3.3, तो कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको कमेंट कीजिएगा, उसको मैं करा दूंगा सेपरेटेड वीडियो में, है ना। फिलहाल मैं कुछ जो इसमें से टफ थोड़े लगते हैं बच्चों को, हालांकि टफ है नहीं, फिर भी मैं उनको कराने की कोशिश करूँगा। पहला आप कर लेना, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है कि भाई s माइनस टी इक्वल टू 3, है ना, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस का t/2 इक्वल टू का 6, है ना। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये मेथड सिखा रखा आपको। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। कोई महान कार्य तो करा नहीं हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया बस। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ये लिखना है, बोलना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल के उसका मान हमें दूसरे इक्वेशन में रख देना है। जैसे एस यहीं रखो, है ना, टी को भेज दो इधर, तो 3 + t नहीं हो जाएगा, बताओ। ये माइनस का टी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब यहाँ लिखोगे, देखो हमारे पास s की वैल्यू आ गई ना, s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, जो s की जो वैल्यू है ना, s की वैल्यू, है ना, उस s की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू निकाला, वही आया, है ना, और इस s की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक, देखो, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, कि भाई जो s का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से कहाँ रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। देखो इस इक्वेशन में s की जगह में क्या रखना है, 3 + t रखना है, रख दिया मैंने, अपॉन का 3 है, मैंने 3 लिख दिया, t/2 इक्वल टू का 6। नहीं, देखो ना, पूरे इक्वेशन में मैंने सिर्फ s की जगह ये रखा हुआ है, बाकी डिक्टो है, एकदम सेम है ना। अब हमें इसको एलसीएम लेना है। आपको पता होगा 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे आप, कितना आएगा, 6 आएगा, 6। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला, कितना आया, 6। अब 3 से आप 6 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। ठीक, और फिर 2 से 6 को डिवाइड करोगे, आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई t के साथ कर दो, तो 3t इक्वल टू का 6। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई t के साथ करोगे 2t प्लस 3t अपॉन का 6 इक्वल टू का 6 सही रखो। 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t अपॉन का 6 इक्वल टू का 6, है ना। इसको आगे यहाँ करें, देखो ये मैंने लाइन खींच दिया, है ना, इसके आगे यहाँ, क्योंकि नीचे आपको ना दिखे, नहीं दिखेगा। चलो आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये अपॉन में है ना, तो यहाँ जाके कहाँ जाएगा, इनटू में, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 + 5t तो ऐसे ही रहेगा, है ना, इक्वल टू 6 × 6। ये अपॉन में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अपॉन में है ना, तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और मुझे तक
आपको पता होगा कि 6 6 जा क्या होता है 36, 6 + 5t, 5t यहीं रखो, 36 यहीं रखो, 6 को भेज दो इधर, तो 36 - 6 कितना होता है 30, तो 5t = कितना आ गया 30, t यहीं रखो, 30/5 को भेज दो अपॉन में, 5 6 जा 30 है ना, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6, नहीं बताओ आया नहीं आया। मैंने क्या करा, इस 6 की मल्टीप्लाई इधर करा देखो, और 6 6 जा 36 होता है, लिख दिया मैंने, इस 6 को मैंने इधर भेज दिया, तो 36 - 6 हो गया, और 36 में से 6 को माइनस करोगे 30, 5 को भेज दोगे अपॉन में, तो 5 6 जा 30 है ना, तो t की वैल्यू क्या आया 6। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, t की जो वैल्यू हमारे पास आया 6 वो कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो s का भी s कितना था 3 + t था, t की जगह पे क्या रखना है, s तो ऐसे रखना है, t की जगह पे क्या रखना है 6, तो प्लस भी ऐसे ही रहेगा, और t की जगह पे 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9, s की वैल्यू कितनी आ गई 9। देखो हमने सॉल्व कर दिया इसे, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमने फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो थर्ड क्वेश्चन है 3x - y = 3 है ना, और 9x - 3y = 9 है ना, बताओ ऐसा है। जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ देखो, वो क्या है, a1 बताओ कितना है 3, b1 कितना है -1 है ना, c1 कितना है 3, a2 कितना है 9 है ना, b2 कितना है -3 है ना, -3, और c2 कितना है 9, ऐसा है नहीं है बोलो, है ना। अब मुझे बताओ जरा a1/a2 निकाल लो, a1/a2 तो कितना आ गया 3/9, 3/9 हुआ, देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3 है ना। b1/b2 निकाल लो, b1/b2 देखो -1/-3, माइनस से माइनस कट गया 1/3, ठीक। c1/c2 निकालो, कितना आएगा 3/9 मतलब 1/3। तुम ध्यान से देखो कि a1/a2 = है b1/b2 = c1/c2, है कि नहीं है ऐसा। देखो a1/a2 बताओ कितना है 1/3, b1/b2 कितना है 1/3, और c1/c3 कितना है, c2 कितना है, c1/c2 कितना है 1/3, मतलब तीनों के तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनें हैं, ये क्या है कोइंसिडेंट है, क्या है ये कोइंसिडेंट है। इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से पास हो रही है, मतलब इसके क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। याद है मैंने बताया था आपको, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए आप जाके प्लेलिस्ट में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि अगर पैरेलल हो तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। और इसमें कोइंसिडेंट में हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, मतलब हर एक, क्योंकि देखो ना मैंने क्या बताया था कि दो लाइन जितनी जगह एक दूसरे को कट करेंगे उनका सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे एक जगह कट किया तो इसका सोल्यूशन होता है एक, हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक के ऊपर एक लाइन जा रही है तो हर एक पॉइंट तो उसका सोल्यूशन हुआ ना, तो हर एक पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से सिर्फ उन्हीं के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उन्हीं के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिनके जो इस तरह के हों, जो इंटरसेक्टिंग हो। क्योंकि पैरेलल लाइन में हम सॉल्यूशन ही निकाल सकते। और इनफाइनाइट अगर देखो ना, अगर पैरेलल जाए तो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है। अब जब लाइन एक दूसरे को कट कर ही नहीं रही है तो हम कैसे उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि कट नहीं कर रही है। और जब एक दूसरे के ऊपर इनफाइनाइटली बढ़ रही है तो हर एक पॉइंट को हम कैसे फाइंड कर लेंगे, बताओ आप, है ना। तो हमें ये पता चला कि दोनों के दोनों जो लाइन है ना, दोनों के दोनों जो लाइन है, कौन दोनों लाइन, जो लाइन है ना, हेंस यहाँ लिखो हेंस, है ना, दोनों के दोनों लाइनें क्या है कोइंसिडेंट है। हेंस गिवन
लाइन्स आर को इंसिडेंट, क्या को इंसिडेंट, है ना, हालांकि को इंसिडेंट में ये नहीं लगाया जाता, को इंसिडेंट लाइन्स, है ना, जो दोनों लाइन जो हमें लाइन दे रखी हैं जिनको हमें सोल्यूशन निकालना था, हेंस गिवन लाइन आर को इंसिडेंट लाइन्स, है ना, देन देयर एग्जिस्ट infinite solutions, है ना, बस इतना लिख दो, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जब एग्जिस्ट करते हैं तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाल लोगे बताओ, आप नहीं निकाल सकते ना आप, तो हम इतना छोड़ देंगे। अब अगर हमारे कुछ छात्र कहते हैं कि भैया हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सर इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये तो होगी बात ना कॉन्सेप्ट वाली। अब देखो सॉल्व करने से क्या सॉल्व होता है, देखो देखते हैं ज़रा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या ये सॉल्व होगा, है ना, इस चीज़ चेक करते हैं हम। हालांकि जितना मैंने अभी लिखाया आप उतना आंसर पेपर में लिख के छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करना है। ऐसा भी कर सकते हो जैसा मैंने अभी करा, वैसा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख दो, और या फिर अभी जो करेंगे वैसा भी कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों चीज़ बताई जा रही है आपको, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ लिखो, क्या लिखोगे यहाँ बताओ, यहाँ लिखोगे फ्रॉम, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1, है ना, और इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2, नहीं बोल दोगे, ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल दोगे, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है बताओ, हमने बोल दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल का हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर हम दूसरे वाले इक्वेशन में रख लेंगे, है ना, वहाँ से एक वेरिएबल का निकल जाएगा मान, और फिर, है ना, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। अभी देखते हैं निकलता है नहीं निकलता है, अभी तो बात उस पर है ना। देखो इक्वेशन 1 क्या है भाई, 3x - 5 = 3, यहाँ से आप जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो, है ना, जिसकी मर्जी, तो मैं चाह रहा हूँ x की वैल्यू निकालूँ, तो 3x ही रखता हूँ और y को इधर भेज दे रहा हूँ, तो 3 + y, और 3 को मैं भेज देता हूँ अपॉन में, तो x = 3 + y अपॉन का 3, है ना, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना। देखो इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाला, अब इक्वेशन इसकी वैल्यू कहाँ रखो, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। हमने क्या कहा कि इक्वेशन नंबर 1 है ना, इससे हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकाला, अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो देखो 9, x की वैल्यू कितनी है 3 + y अपॉन का 3 - 3y = 9, क्लियर है कि नहीं है। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 3 है, तो हम इस 3 से इस 9 को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितनी बार 3 बार, क्योंकि 3 × 3 = 9, है ना। अब इस 3 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × 3 = 9 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे y के साथ 3y, देखो ना, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 9, और इस 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 3y, ऐसा ही तो करेंगे, है ना। ये 3 इसके लिए भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा मतलब, और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और माइनस का 3y ऐसे ही रखोगे = का 9। अब यहाँ ध्यान से देखो 3y में से आप 3y को घटाओगे, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है कि 9 = 9, है ना, ये प्राप्त होता है हमें। मतलब समझने की बात यह है कि जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की और y की, तो x तो कैंसिल ही हो गया भाई, x तो गायब ही हो गया, मतलब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है ही नहीं, है ना, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वही गायब हो गए साहब, वही निकल लिए वो, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो हम, है ना,
देखो देखो समझ रहे हो बात कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कहाँ निकल रहा है, देखो ना y कैंसिल आउट हो गया, तो y ही जब नहीं निकलेगा तो x कैसे निकाल लोगे, है ना, है ना। तो इसके आगे चेक कर लो, ऐसा ऐसा इसके करने के बाद, है ना, a1 अपन a2 निकाल लो, वो आएगा 1/2 1/3, b1 अपन b2 निकाल लो, वो आएगा 1/3, c1 अपन c2 निकाल लो, वो आएगा 1/3, है ना। और बोल दो क्योंकि a1 अपन a2 इक्वल टू है b1 अपन b2 के इक्वल टू है c1 अपन c2 के, मतलब क्या बोल दो, कोइंसिडेंट लाइन है, ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बताओ, नहीं कर सकते इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो बस हो गया, छोड़ दो आंसर, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ देखते हैं दोस्तों। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, है ना। दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, 0.2x प्लस 0.3y प्लस इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस देखो इस क्वेश्चन में बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, वो इस क्वेश्चन में पॉइंट से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो भाई लोग ऐसा है कि पॉइंट से तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट ही हटा देंगे। देखो कैसे, है ना, इस पूरे इक्वेशन में ना, इस पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, और इस पूरे इक्वेशन में भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, समझे। ऊपर वाले पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या, समझो बात को। अब जब 10 की मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करोगे, है ना, और 10 की मल्टीप्लाई 0.3 के साथ करोगे, है ना, और जब 10 की मल्टीप्लाई 1.3 के साथ करोगे, है ना, तो देखो क्या होगा। बेसिकली 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, मैं आसान शब्दों में बता रहा हूँ तुम्हें ताकि समझ में आए। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, क्लियर। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, है कि नहीं। अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे, देखो 0 2 0, ऐसा होगा नहीं होगा। और देखो एक के बाद पॉइंट है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा दोगे। अब आपसे कोई पूछे कि ये कितना लिखा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ ना, ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 2 ही है। आप 20,000 मत समझ लेना, है ना, ये 2 है, या फिर 2 से पहले मैं कितने में 0 लगा दूँ, वो रहना 2 ही है, देखो 2 ही रहेगा वो, ऐसा नहीं कि वो कुछ वैल्यू 2 ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आपने 0.2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करा तो पॉइंट हट गया ना, क्या बन गया, 2 बन गया। और इसे 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3 बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो जब 10 की मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करोगे तो 2 हो गया, 2x हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई 0.3 के साथ करा तो 3y हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई 1.3 के साथ करा तो 13 हो गया। इसको बोलते अब इक्वेशन नंबर 1। 10 की मल्टीप्लाई 0.4 के साथ करोगे 4x हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ करोगे क्या आ जाएगा, 5y, और 10 की मल्टीप्लाई 2.3 के साथ करोगे 23। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये बोलो, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं भाई लोग। अब तो हमें इक्वेशन मिल गए, है ना। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये तो इक्वेशन नंबर 1, या कुछ और है, बोलो, यही है। यहाँ से किस एक वेरिएबल का मान निकाल लो, हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x ही रखते हैं, 13 माइनस 3y, और 2 को भेज देंगे अपॉन में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन का 2, x की वैल्यू आ गई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो। अच्छा, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली और वो आया 13 माइनस 3y अपॉन का 2, है ना। इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, चलो रखो।
तो क्या हो जाएगा 4x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन का 2 प्लस का 5y इक्वल टू का 23। ध्यान से समझो बात, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाला इक्वेशन नंबर 1 से, तो आया 13 माइनस 3y अपॉन 2, है ना। और इस x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में x की प्लेस पे, और पूरा का पूरा इक्वेशन मैंने वैसे लिखा। अब देखो वापस से 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 2 बार, है ना। तो क्या बचा 2 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6y प्लस का 5y इक्वल टू का 23। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ। इस 26 को हम भेज देंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखो क्या बनाएंगे, देखो 26 को पहले इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 23 और इधर आके माइनस का 26। ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 5y है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन किसका लोगे जो ज़्यादा है। तो देखो 6 में से 5 गया 1 y और साइन किसका लेना है माइनस का। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, दिख रहा है आपको यहाँ तक। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगा ना नीचे। चलो तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो माइनस का y यही से लिखो। और देखो 23 में से 26 तो माइनस होना नहीं है, तो 26 में से 23 को माइनस करोगे 3 आएगा और साइन किसका लोगे जो ज़्यादा है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। y की कितनी वैल्यू आ गई 3। अब क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। देखो यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 नहीं 3 में रख लेना, 3 में रखो इन इक्वेशन 3। अच्छा मैं इक्वेशन 3 में ही x की वैल्यू क्यों रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिंपल बनेगा, यहाँ पे तुम्हें फिर इधर उधर भेजना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे y की वैल्यू रखो x की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर इसको 3 बोला है और यहाँ वैल्यू रखने पर डायरेक्ट तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख दो जरा, x इक्वल टू क्या है 13 लिख दो 13, माइनस है लिख दो माइनस, 3 है लिख दो 3 और y कितना है 3 तो लिख दो 3 अपॉन का 2। समझ रहे हो, इस पूरे इक्वेशन को मैंने देखो 13 को 13 लिखा है, माइनस को माइनस लिखा है, 3 को 3 लिखा है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और y कितना है 3 तो 3 लिख दिया और अपॉन में क्या है 2 लिख दिया, है कि नहीं बताओ। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9 अपॉन का 2। देखो 13 में से 3 गया 4 अपॉन का 2, है ना। 2 से 4 को डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। समझे, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5th क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो उसको दोबारा वीडियो को देखो, है ना। और फिर भी नहीं समझ में आता है फिर से देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो पूछो मेरे से कमेंट पे, है ना। पूछोगे तभी तो सीखोगे, नहीं पूछोगे तो कैसे सीखोगे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5th वाला कि √2x प्लस √3y इक्वल टू का 0, है ना। ये 3 है दोस्तों। और अगला है √3x प्लस है माइनस माइनस है √5 √8y इक्वल टू का 0। ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके, है ना। मैंने कई बार देखा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर किसी भी इक्वेशन का, जैसे इक्वेशन लिखा मैंने a1x प्लस b1 या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर कोई इस तरह का इक्वेशन लिखा हो, कहने का मतलब इस तरह से 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो, तो ये लाइन ना ओरिजिन से पास ही नहीं होगी। ओरिजिन समझते हो ना, ये लाइन यहाँ से पास नहीं होगी, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कांस्टेंट टर्म हटा दिया जाए, इसमें से कांस्टेंट टर्म हटा दिया जाए ये, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी ही होगी, है ना। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट समझ रहे हो ना, ये वाला टर्म अगर ये 0 है, जैसे 2 वेरिएबल है ना ये, अगर इसमें इसका कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये ओरिजिन से पास, अगर ये ना हो मतलब तो ओरिजिन से पास होगी, और अगर है तो ओरिजिन से पास होगी ही नहीं। खैर ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होंगी, ओरिजिन से दोनों पास होंगी, इसका मतलब आंसर भी 0,0 आएगा। खैर देखो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, बोल दोगे या नहीं बोलोगे, बोल दो यार क्या जाता है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1
और दूसरे वाले को बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अरे कितना आसान सी बात है भाई, पहले वाले को 1 बोलना है, दूसरे वाले को 2 बोल देना है ना। इसमें कौन सा, हम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, रॉकेट साइंस है ना, वही पढ़ेंगे अभी दूसरे चैनल पे, साइंस भी पढ़ेंगे। चलो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है ना। हमने क्या बोला है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। तो देखो √2x यहीं रखो और इसको भेज दो इधर, क्या हो जाएगा 0 - √3y। और छोटी संख्या देखो ना 0 है ना, ये तो कभी, अरे भाई 0 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, √3y तो आएगा है ना। इधर भेज दिया ना मैंने, 0 में से इसको माइनस करो तो ये आएगा। अच्छा √3x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं रखो, माइनस का √3y, ये अपॉन का √2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, √3y अपॉन माइनस का √3y अपॉन का √2, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्या करना है, आगे लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने क्या करा कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, माइनस का √3y अपॉन √2, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमें रख देना है कि नहीं, बताओ। रखो, यहाँ रखो x की जगह, ये देखो √3 ऐसे ही रहेगा और x की जगह हमें पूरा ये रखना है। देखो माइनस का √3y अपॉन का √2 माइनस का √8y इक्वल टू का 0 है कि नहीं, बताओ, है ना। चलो एक बात बताओ मुझे इसी बात पे, √2 इंटू √2 कितना होता है। अब आपको पता होगा, 2 नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये √2 इंटू √2 होता है, और √3 इंटू √3 3 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। अब आप पूछोगे कैसे होता है, तो देखो वो भी बताएंगे तुम्हें। देखो √2 इंटू √2 है ना, तुम्हें पता है √2 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, है ना। तुम्हें पता है कि √2 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है नहीं होता है। चलो ये नहीं पता, वो भी बता दिया मैंने कि √2 का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर बेस इक्वल हो और दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2, ये आधा और आधा कितना बनता है, पूरा। पूरा का मतलब दो, अरे बोलो भाई ऐसा होगा तो, है ना। आधा और आधा कितना हो गया 1, और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। तो √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है, और √5 इंटू √5 5 होता है। इसी तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना हमें। देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और साइन माइनस का ऐसे रखोगे, माइनस का y अपॉन का 2 नहीं अपॉन का √2, और माइनस का √8y इक्वल टू का 0। अरे बुझ गए, नहीं बुझे, चलो आगे देखते हैं, है ना। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लाइन खींच लो ऐसे, है ना। इसके बाद है ये √2 है नीचे, है आप देख पा रहे हो इसको, इसके नीचे √2 है ना। √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करा 3 आया, और माइनस को मैंने ऐसे लिखा, y को मैंने ऐसे लिखा, और √2 को मैंने ऐसे लिखा, और ये ऐसे ही है, और 0 भी ऐसे ही है ना। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर में 1 मान लो, कोई दिक्कत है, और √2 और 1 की एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, √2 और √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो माइनस का 3y, है ना। बीच में माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो। 1 से तुम √2 को डिवाइड करोगे, आएगा √2, और √2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो देखो √2 इंटू √8y इक्वल टू का 0, ठीक है। √ अपॉन में है तो सीधा इसको भेज दो 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस, देखो √2 इंटू √8 कितना होगा, √16, अरे होता है √16y, और √2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0, तो 0 इंटू √2, और 0 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करोगे 0, या क्या बचा 3y माइनस का √16 कितना होगा बताओगे मुझे आप। देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और स्क्वायर से √ कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 4, तो √16 कितना आ रहा 4, तो √16 कितना है 4y इक्वल टू का 0, माइनस का 3y माइनस का 4y कितना आ जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू 0, माइनस 7 को भेज दो अपॉन में, तो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस का 7,
और मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कुछ वीडियोस में, कि अगर ऊपर 0 है तो पूरा का पूरा आंसर लिख दो 0। तो भाई कितना आ गया जी? 0। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? इसके लिए अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि अगर ऊपर 0 है तो पूरा आंसर क्यों 0 हो रहा है। ठीक है, हालांकि आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा इस चीज़ को, है ना। चलो नहीं सीखा है तो हम समझाएंगे किसी दिन कि 0 अपॉन एनीथिंग, एनी नंबर एनी नंबर मतलब 0 नहीं होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, वरना अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। एक ही कोई नेचुरल नंबर हो, कोई इंटीजर हो, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस पर बात करेंगे हम कभी उसको, है ना। अभी फिलहाल याद रखो कि 0 अपन -7 कितना हो जाएगा? 0। इस 0 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, कहाँ? इस 0 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो x ऐसे लिख लो ना, स्टेटमेंट लिख लो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रखो 0। तो देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 अपॉन का √2 और इंटू का 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर दो भैया, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0, है ना। फिलहाल आप यही मानो, हालांकि 0 की मल्टीप्लाई, चलो तो 0 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करा तो कितना है? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही? 0। मतलब इन दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे ग्राफ पे ना, तो दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी? ओरिजिन पे। चाहे कैसे भी हो जाए वो अलग मैटर नहीं करता है, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे? एक दूसरे से ओरिजिन पे मिलेंगे, है ना। और मैंने बोला है कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें दोनों में, हालांकि 11th में हम पढ़ाएंगे आपको, जब मैथ का सिलेबस 10th क्लास का मैथ का हो जाएगा तो सीक्वेंस से चल रहे हैं, है ना, कि 10th फिर जो भी होगा, जो भी क्लास उठाएंगे उसका पूरा सिलेबस कराया जाएगा इस तरह से। ठीक है, मिक्स नहीं करूँगा मैं, वो मुझे पसंद भी नहीं है। ठीक है, पहले पूरा मैथ का सिलेबस पढ़ाएंगे मैथ का, उसके बाद से कोई दूसरी क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक, 9th या 11th जिसका भी आप बोलोगे। खैर, अगर इसका कांस्टेंट टर्म 0 है तो ओरिजिन से पास होगी। जैसे इसका कांस्टेंट टर्म 0 है ना, तो ओरिजिन से पास होगी। इसका भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 से पास होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है उसमें कहीं भी डाउट हो आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन भी देख लीजिए। 6 क्वेश्चन भी वहीं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए है ना, एक क्वेश्चन आपने करा है पहला आपको करना है, बाकी मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, है ना। आप बोलोगे तो उसे भी करा दिया जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे करें खुद, है ना। चलिए 6 क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 6 क्वेश्चन कह रहा कि भाई 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, और आगे कह रहा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू का 13/6 इक्वल टू 13/6, है ना। मेरा सजेशन ऐसे क्वेश्चंस में ये रहेगा कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 1, है ना। मतलब सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एलसीएम वगैरह लेकर ना सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2, है ना। इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा? 6 आएगा। 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करोगे 9x, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 10y इक्वल टू का माइनस का 2। नहीं समझ में आई बात? ये देखो 2 और 3 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करो, जो आए मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले के साथ करो। 3 से इसे डिवाइड करो, जो आए उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करो। 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे आएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 9x। 3 से आप डिवाइड करोगे 6 को आएगा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो आएगा 10y। ओके, तो देखो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 6। तो देखो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। 3 क्या बोलोगे? इसको आगे एक हाथ से x की वैल्यू निकाल ही लो, है ना। क्या 3 और बोल रहा है ना। इस 10 को भेज दो इधर, 10y को। तो देखो 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन का 9। नहीं आएगा, बताओ। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दो? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर
3, ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ लिखो आगे इसके, है ना, इसके आगे यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है देखो, इक्वेशन 2 है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। इसको भी एलसीएम ले लो इन दोनों का भी एलसीएम मुझे लगता है 6 ही आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x प्लस 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे 3y आएगा इक्वल टू 13/6। इसको 6 से 6 काट दो, ये एक साइड है ना, नीचे है दोनों, इन 6 से 6 को काट सकते हो आप, है ना। कैसे काट सकते हो देखो, है ना, वैसे भी अगर ये अपॉन में है तो इनटू में जाता है, यहाँ पे इस तरह से आता नहीं, यहाँ पे ये यहाँ जाता और फिर इससे कट जाता। तो आप अगर नीचे दोनों है इस तरह से तो आप काट सकते हो। तो क्या बना हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना, है कि नहीं। इसके आगे लिखो इक्वेशन नंबर 4 बोलो, है ना, और यहाँ लिखो इसके नीचे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन, देखो ना ऐसे लिखो ना थोड़ा बढ़िया, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 4 नहीं, यहाँ लिखोगे 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखो, ठीक है। तो देखो 2 ऐसे रखोगे, x कितना है बताओ, हमारे पास है माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन का 9 प्लस का 3y इक्वल टू का 13, है ना। अब देखो ये तो कट नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे 24 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे कितना आएगा 20y अपॉन का 9 प्लस का 3y इक्वल टू का 13। अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, है ना, नहीं लेना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्या मान लो 1। देखो 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, नहीं आएगा, 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 9, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ना 9 और 1 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 9 लिख दिया, नहीं लिखा, नहीं दिख रहा ना आपको, चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको अब दिख रहा है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 9 से 9 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे यही रहेगा पूरा का पूरा, है ना, एक ऊपर प्लस का 20y। देखो मेरी बात समझो, ये लाइन मैंने इसीलिए खींचा क्योंकि मैं इसको ऊपर रखना चाह रहा हूँ, इसको नीचे अलग अलग दिखे। 9 और 1 का आपको ही नहीं खींचना है लाइन, 9 और 1 का एलसीएम 9 आ गया, 9 से आपने 9 को डिवाइड करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करा ये आया, ठीक, प्लस का निशान लगा दो। 1 से आप 9 को डिवाइड करो 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 9 3 27y इक्वल टू का 13, है कि नहीं बताओ, यहाँ लिख दूँ मैं, चलो 9 को भेज दो इधर, तो कितना आ जाएगा 9 × 13, 9 × 13, हाँ 13 × 9। देखो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 47y, ऐसा नहीं होगा बताओ, होगा ना, दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो गए। चलो अच्छा ये कितना हो जाएगा 117, है ना, कि 13 9 जा 117, ओके, और 47 तो ऐसा ही रहेगा, y ऐसे ही रहेगा, इसको भेज दो इधर, इसको भेज दो इधर, देखो ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया, तो प्लस का हो जाएगा 24, तो इनको ऐड कर दो, देखो 7 और 4 11 और 11 और 2 13 और 1 14, 47y इक्वल टू 141, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 141/47, और 47 3 जा 141, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगा, हाँ ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, है इसके आगे, समझ रहे हो, पहले ये उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है, पहले ये फिर ये पूरा का पूरा, फिर ये डब्बा, फिर उसके बाद ये 4th नंबर का है। इस y की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू क्या रख दो, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू क्या रख दो 3, तो रखो x वैसे ही रहेगा, -12 भी वैसे ही रहेगा, 10 भी वैसे ही रहेगा, y की जगह क्या रखना है, मैं 3 रख दिया मैंने, अपॉन का क्या, अपॉन का 9, देखो माइनस का 12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन का 9,
अगर 30 में से 12 गया कितना बचा बताओ, 10 में से 2 गया 8 है ना, 18 आएगा ना, प्लस का भी क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, बटे का 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, नहीं आई 2, तो ये हमारा आंसर है x और y। सॉल्यूशन मिल गया हमें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में आप लोगों को? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, आप 3.3 का सेकंड क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है ना, पढ़िए उसे, मैं भी पढ़ता हूँ है ना। कह रहा कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड -2x - 4y = -14 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ओके, तो बेसिकली आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनको हमें सॉल्व करना है। मतलब वहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो निकालने के बाद एक इक्वेशन दे रखा है y = mx + 3, और वहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारे पास y और x की वैल्यू आ जाएगा है ना, देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखा है। देखो इक्वेशन देख लो, इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y = 11 है ना, और 2x - 4y = क्या, -24 है ना। ये कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करो है ना, ये सॉल्व हो जाए तो उसके बाद y = mx प्लस है ना, उसके बाद क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। यदि इफ़ y = mx + 3 है ना, तो देखो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी, उस x और y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और वहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे है ना। तो उसके लिए हम पहले बोल देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, बोल सकते हैं ऐसा। और यहाँ बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 11, तो 3y को इधर भेज दो, तो देखो 2x = कितना हो गया, 11 - 3y, हुआ नहीं हुआ, और 2 को भेज दो अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x = 11 - 3y अपॉन का 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो। नहीं समझ रहे हो कि इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाला, ये आया, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो। तो देखो 2 ऐसे ही रखो, x की वैल्यू कितनी है, 11 - 3y अपॉन का 2 -4y, y तो ऐसे ही रखो = -24। देखो 2 से 2 कट गया, सिंपल है ना। तो देखो 11 - 3y -4y = का -24, -11 है ना, देखो प्लस का 11, समझ रहे हो, यहाँ पे प्लस का निशान है इसका, तो 11 को इधर भेज दो। देखो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, -7y क्यों हो जाएंगे बताओ, ये दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, और 11 को भेज दो इधर, तो -24 और -11 है ना। समझ रहे हो, आगे देखो इसके, ये दोनों कितना हो जाएंगे, -7y ऐसे रखो, -24 और -11 कितना हो जाएगा, -35। समझ गए, माइनस से माइनस को काट दो, y यहीं रखो 35/7 और 7 5 जा 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y का मान यहाँ रखो इक्वेशन 3 में, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू क्या रखो 5, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, देखो x ऐसे रहेगा, ये तो इक्वेशन नंबर 3, x ऐसे रखो, 11 भी ऐसे रखो, -3, y की जगह पर रख दो 5 अपॉन का क्या 2, देखो 11 - 3 5 जा 15 अपॉन का 2 है ना। यहाँ ध्यान से समझना बात को, 11 में से आप 15 को माइनस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो कम चीज़ में से ज़्यादा कैसे माइनस कर दोगे, है ना, समझ रहे हो। तो देखो 15 में से 11 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 4, और साइन किसका लोगे, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा था, अपॉन का 2 से काट दो 4 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। लेकिन हमें ये तो चाहिए ही था, हमें चाहिए बेसिकली मेन मकसद क्या हमारा m को निकालना है ना। देन यहाँ लिख दो, देन y = mx + 3 है ना, y की जगह क्या रखो 5, m को ऐसे रखो, x की जगह पे रखोगे -2 रखोगे। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ऐसे कैसे लिखोगे आप, दो साइन एक साथ ऐसे नहीं लिखे जाते, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं भैया हमारे ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों साइन एक, देखो ना ब्रैकेट अगर ना हो तो आप इसको कैसे लिख लोगे, इस तरह से लिखोगे, क्या मतलब बनता है, इंटू माइनस है ना, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखो 5
-2 की मल्टीप्लाई m के साथ करो, माइनस का 2m प्लस 3 ऐसे ही रखो, 3 को भेज दो उधर, तो 5 माइनस इधर आके माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2m। अरे समझ रहे हो, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू माइनस का 2m, -2 को अपन में भेज दो, तो 2 अपन माइनस का 2 इक्वल टू m, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 नहीं आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और साइन भी तो है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।